मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर थे और वो तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर का जन्म फरवरी में 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा जो थे फरगाना नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे और बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये टाइम लाइन है, जैसे कि मुग़ल का टाइम लाइन रहा 1526 से 1530 बाबर, फिर 1530 से 1556 हुमायूं, फिर 1556 से 605 अकबर, फिर इसके बाद जहांगीर 1657, 1658, 1707। शेरशाह सूरी का समय काल रहा 1540 से 1545 और मराठा साम्राज्य रहा 1640 से 1680, फिर 1689, 1700, 1707 और फिर 1781। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई के जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का यूज किया था और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली खान और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन है? जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, ये हुआ था राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी अफगानों और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी जो है मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई है और बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो है जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। फिर 1528 ईस्वी की बात है कि जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई और बाबर ने बंगाल के शासक जो है नुसरत के साथ 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया। संधि के अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया था और 48 वर्ष की ईस्वी में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी भी जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा है और फारसी भाषा में जो उसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी और बाबर को मुबइयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबाजी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया। तो नसरुद्दीन हुमायूं जो है उसका जन्म गद्दी पे बैठा 1530 ईस्वी में, जब वो 23 वर्ष का था और गद्दी पे बैठने के पहले हुमायूं जो था बद्स खां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, मिर्ज़ा अस्करी को संभल दे दिया और मिर्ज़ा हिंदाल को आलवार और मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बद्स खां प्रदेश दे दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नई नगर की स्थापना करा था और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण करी थी। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया।
बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्करों का जीवन जिया। निर्वासन के समय में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। और फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करी। और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख जो युद्ध हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने करा है और ज्योतिष में उनको विश्वास था, इसलिए वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। शेर शाह 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। तो इस सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ही था और वो मतलब कि इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में जन्म हुआ था। और परमात्मा शरण का विचार है कि उसका जन्म 1572 भी हो सकता है। और इनके बचपन का नाम फरीद खां था शेरशाह सूरी का। और सूरवंश और इनके पिता हसन खां थे वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के एक छोटे से ज़मींदार थे। और बिहार के अफगान शासक जो थे तब सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह जो है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले में जीतने के क्रम में 1545 में हो गई थी। और मृत्यु के समय वो उक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र चला रहा था। और कालिंजर का शासक तब था कीरत सिंह। हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। फिर इसके बाद आता है रोहतास किला, जिसको किला कुहना यानी कि दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा ही कराया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह। और शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। और शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। और शेर शाह ने सोने के सिक्कों को अशरफ और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा, जो कि 178 ग्रेन का होता था। तांबा का दाम जो होता था 380 ग्रेन होता था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था और चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था, चांदी और तांबा का। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के कौन कौन से थे? अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल, ये सारे तांबे के सिक्के थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेर शाह ने करी थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और डाक प्रथा प्रचलन कराया। फिर इसके बाद आता है मलिक मोहम्मद जायसी, जो है शेर शाह के समकालीन थे। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करा। 1542 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। और बचपन का नाम इसका जलाल था। राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ और पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन रहे? जैसे कि रानी एलिजाबेथ शाह अब्बास, जो कि ईरान के राजा थे 1588 से 1669। जार इवान फोर्थ बेसिलेवेविच, जो कि रूस के राजा थे। तो जार इवान जो भी है वो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के मतलब की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो कि एक शिया मतावलंबी था, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक बना रहा और उसको ही खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, वे 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और फिर 1561 ईस्वी में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पे मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अब खुद को मुक्त किया। और फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और फिर अकबर के बीच हुआ था 1576 में। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे और अकबर का सेनापति
अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई और यानी कि वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उन्हें चोट लग गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौबार में एक नई राजधानी बनाई और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित था अकबर। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था, जो कि महेश दास नामक ब्राह्मणों को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। और अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी और अकबर ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में चला था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल यानी कि जो कि खत्री जाति के थे 1500 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करी थी। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और वहीं उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश जैसे कि मालवा के शासक थे बाज बहादुर और फिर 1561 में जीत लिया गया आदम खां और पीर मोहम्मद के जरिए। चुनार का जो प्रदेश था वहाँ पर अफगानों का शासक था, 1562 में जीत लिया गया अब्दुल्ला खां के जरिए। आमेर में भारमल का शासन था, 1562 में जीत लिया गया यानी कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। मेरता में जयमल का शासन था, 1562 ईस्वी में सरफुद्दीन द्वारा जीत लिया गया। गोंडवाना में वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन था, 1564 ईस्वी में आसफ खां द्वारा जीत लिया गया। मेवाड़ में उदय सिंह और राणा प्रताप का शासन रहा 1568 और 1576 अलग अलग टाइम में। तो मेवाड़ में स्वयं अकबर ने जीत हासिल करी थी उदय सिंह के खिलाफ और 1576 में मान सिंह और आसफ खान ने जीता था। रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था वो वहाँ का शासक था सूरज नहारा, 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर द्वारा जीत लिया गया। कालिंजर का जो युद्ध हुआ था रामचंद्र शासक था उसका, 1569 में मजनू खां काकसा के द्वारा जीत लिया गया। मारवाड़ का शासक था राव चंद्र सेन, 1570। जैसलमेर का शासक था रावल हरि राय, 1570। बीकानेर का शासक था कल्याणमल, 1570। इन सभी ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां थर्ड, 1571 में सम्राट अकबर ने इसको जीत हासिल कर ली। बिहार वो बंगाल में था दाऊद खां, 1574 से 76 में मुनीम खां खान खाना के द्वारा इसमें जीत हासिल कर लिया गया था। काबुल में था हकीम मिर्ज़ा का शासन, 1581 ईस्वी में मान सिंह और अकबर ने जीत हासिल करी। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां का शासन था, 1586 में भगवान दास और कसीम खां ने जीत हासिल करी। उड़ीसा में निसार खां का शासन था, 1592 में मान सिंह ने जीत हासिल किया। सिंध में जानी बेग का शासन था, 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना ने वहाँ पर जीत हासिल करी। फिर बलूचिस्तान पन्नी अफगानिस्तान 1595 मीर मासूम और कंधार मुजफ्फर हुसैन का शासन था, 1595 में शाह बेग ने जीत हासिल करा था। दक्षिण भारत की बात की जाए तो खानदेश आ गया, शासक था अली खां, 1591 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद दौलताबाद आता है, शासक था चांद बीवी, 1599 ईस्वी में मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जीत हासिल किया गया। इसके साथ साथ अबुल फजल और अकबर भी थे मुगल सेनापति। फिर अहमदनगर आता है, बहादुर शाह और चांद बीबी दोनों वहाँ का शासक था। वर्ष 1600 ईस्वी में उसको हरा दिया गया। और असीरगढ़ मीरन बहादुर वहाँ का शासक था 1601 और अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? दास प्रथा का अंत किया 1562, हरम दल से मुक्ति में खुद को दिया 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563, जजिया कर खत्म कर दिया 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी और फतेहपुर सीकरी का स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण किया 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575 और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579।
दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही सनवत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे और अकबर के शासनकाल के प्रमुख जो गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेस और बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और उनका असली नाम रामतनु पांडे था। वो ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। वे बीन बजाते थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है मियाँ की टूरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के जो राजा थे रामचंद्र उसके राजाश्रय में थे। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास भी थे जो शायद उनका गुरु था। और दस्तान अमीर हमजा या फिर हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। और इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और क्या लिखा है अब्दुस समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि में बुलाए गए 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। इस कार्य को पूरा करने में टोटल 15 वर्ष लग गए और इसको अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुसमद के ने किया था। इस चित्र को चित्रपट कहा गया। और अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो थे शेख सलीम चिश्ती और मनसबदारी प्रथा भी अकबर ने स्टार्ट किया। मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी में शीश महल है, दीवानी खास है, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नकार कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती को फारसी में अनुवाद कराया और इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी और वो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, प्रधान पुरोहित नहीं। अकबर ने भगवान दास यानी कि आमेर के राजा भारमैल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई थी और 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुदान विभाग की स्थापना करी और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम रख के रजनामा रख दिया यानी कि युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद कराया है वो अबुल फजल ने किया था अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास तरंगनी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया। फैजी ने नल दमयंती यानी कि सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया और अब्दुल कादिर बदायूं ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फारसी में कराया। और ज्योतिष के जो प्रमुख ग्रंथ थे जिसको तजक कहते हैं, तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला या फिर दिबना कहलाता है। फिर आते हैं निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट यानी कि वैदांतिक दर्शन पे एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि या महापात्र की उपाधि दी थी।
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल ससमद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था और मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर जो है नक्कारा यानी कि नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था और मुग़ल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहू अकबर जल्ले जलालुहू तथा दूसरे ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग में धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और उस पर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर जो कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ सलीम हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि का धारण करके गद्दी पे बैठा और 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था और 1605 में वो गद्दी पे बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। वो जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी और जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो हुआ जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़ के कैद में डलवा दिया गया और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर जो थे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान दी और 1622 ईस्वी में कंधार जो है मुग़लों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां की बात की जाए तो उनका नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी और 1611 में उनसे विवाह हुआ था इनका जहांगीर का। और जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद औला को उपाधि प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए हैं। लाडली बेगम जो है शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। और नूरजहां की मां जो है असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली थी। और महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदार। और फिर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। और जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा और अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। इसके समय निसार जो है चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंजूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल हस और नादी रजुमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की भी उपाधि प्रदान की थी और इनका युग जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल नहीं, वो अकबर के समय में था। फिर इसके बाद है इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनाया था। और पूर्ण रूप से जो बेदाग सफ़ेद संगमरमर का मस्जिद बनाया था वो भी सबसे पहले जहांगीर ने ही बनाया था, जिसमें पीतरा दुरा नामक जराऊ काम किया गया था। और अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी कि वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग पर स्थित तथा जहांगीर के लेक उपकरीन है। और जहांगीर का जो मकबरा है उसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस यानी कि प्रथम अंग्रेज कह सकते हैं और सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती भी प्रथम बार जहांगीर के समय में ही हुआ था, जिसको पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में ब्राज़ील से लाया गया था। जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुग़लों की सेवा में आए थे। 1620 में आए मराठा 1620 में आए शासन में। फिर इसके बाद शाहजहां की बात आती है जो कि 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा।
और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह जो हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिका ए जामनी की उपाधि प्रदान करी थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। 1628 को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर प्रधान और महादवत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था। और अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कुब्र के ऊपर कराया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा दुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहाँ द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें कौन सी हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास है, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली कर लिया और यमुना नदी के दाहिनी तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना करी। और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने कराई थी। और शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर मीर हाशिम थे। वो प्रमुख संस्कृत कवि था वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी और संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी के कवि भी था उसे महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग विशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सरे अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद कराया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदसख्शी का शिष्य था और फ्रांसवा वर्नियर दारा सिकोह का चिकित्सक था। शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा के नाम से लिखी है और जहाँ आरा मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में यानी कि शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 1658 में दारा औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ और इसमें दारा की पराजय हुई। फिर इसके बाद शामूगढ़ का युद्ध हुआ, इसमें दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, इसमें भी दारा का हार हुआ। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो हुआ था देवराई में हुआ था 1659 को। इस युद्ध में दारा मारा गया और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के हत्या कर दी गई। और फिर शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता था। और 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में यानी कि 1666 में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की बात की जाए तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। 1618 ईस्वी में वो दुहाद यानी कि गुजरात नामक स्थान पर पैदा हुआ था और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था और आगरा पे कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 1658 को करवाया। और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर कहते थे उसको। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी
तो 1665 ईस्वी में हुई थी। 1666 ईस्वी में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था, लेकिन इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर क्या है, तो मतलब कि जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागर, अल्पवयस्क और स्त्रियों से ये नहीं लिया जाता था। लेकिन मीर कासिम ने पहली बार 1712 ईस्वी में ये जजिया कर स्टार्ट किया था और फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करना स्टार्ट किया था, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद करवा दिया गया और औरंगजेब ने फिर 1679 यानी कि 1680 के आसपास फिर से स्टार्ट कर दिया। सर्वप्रथम मारवाड़ में स्टार्ट किया था। जजिया को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत का घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाला था। 1686 ईस्वी की बात की जाए तो बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि 337 हो गया। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश को छोड़ देने का आदेश दे दिया गया। अकबर ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे खुलताबाद और अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या टोटल 20 थी और औरंगजेब के समय जो रिवेन्यू था वो लगभग 30 करोड़ था। अकबर के समय 15 करोड़ था। औरंगजेब जो है दारुल हर्ष यानी कि काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था और मुगल सेना में भी बहुत ज़्यादा हिंदू था। फ्रांसीसी यात्री जो था फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। फिर आते हैं मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था और सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र, उर्द सद्र और मीर समन में विभाजित कर रखा था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। लगानहीन भूमि को मदते मास का निरीक्षण सद्र करता था और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा डाक चौकी कहलाता था। तो सूबा बटा था सरकार में, सरकार बटा था परगान या महाल में, फिर महाल बटा था जिला या दस्तूर में, जिला बटा था ग्राम मावदा या डी में और डी बटा था छोटे छोटे गांव में, जिसको नागला कहते थे। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो सूबेदार का कार्य क्या था कि प्रांतों में शांति स्थापित करना और प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान होना। दीवान का काम था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होना और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होना। बख्शी कौन था? सैन्य प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फिर इसके बाद फौजदार कौन था? तो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या फिर अमल गुजार कौन था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल कौन था? नगर प्रधान। सीकदार परगाने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगाना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई थी। भूमि 3 वर्गों में बटा था, खालसा भूमि, जागीर भूमि
और या फिर सयुरगल या फिर मदद मास भूमि। तो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मिल्क भी कहते थे। और शेर शाह द्वारा भू राजस्व द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करूरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलने के लिए रखा गया था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीनतम कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को ही टोडरमल बंदोबस्त कहा गया। फिर इसके बाद पोजल की बात की जाए तो नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल, तो उसको पोजल नाम का खेत कहते थे। प्रतिभूमि यानी कि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, प्रतिभूमि। चाचर यानी कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, तो उसको चाचर। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से लेकर 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीनतम प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण के 2 श्रेणी थे, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। और मुगल काल में कृषक जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला खुदकास्ट, पाईकास्ट। खुदकास्ट वैसे किसान होते थे, उसी गांव की भूमि पे खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। पाईकास्ट ये वह कि ये दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। मुजारियन वो ऐसे होते थे जो खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा थे, भरतपुर का बयाना था, गुजरात में सरखेज था। और सबसे उत्तम प्रकार का जो नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम जो है मुख्यतः मालवा और बिहार में होता था। और सोरा उत्पादन का केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था, एडवांस। और उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर और तथा लाहौर में तैयार किया जाता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी और आना सिक्कों का प्रचलन शाहजहां ने ही कराया था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं की बात की जाए तो गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नासक क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। दूसरा है जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। दूसरा है कि सबसे बड़ा सिक्का सराब यही है ना, संसब सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था इलाही था। मुगल कालीन सिक्के की बात की जाए तो मुहर सबसे पहले आता है। ये मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। फिर इसके बाद संसब है, ये अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो कि 101 तोले का था। इलाही की बात की जाए तो यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था। ये 5.5 तोले का था। आत्माता, यह 25 तोले के सोने का सिक्का था। बेनियात, ये 20 तोले का सोने का सिक्का। रुपया, चांदी का सिक्का। और जलाली, चांदी का सिक्का था। इसके बाद देख लें दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सूकी सभी चांदी के सिक्के थे। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था और दस्तक व्यवसाय परमिट था। और दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। और फिर आगे बात कर ली जाए तो 10 से लेकर 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक प्राप्त करने वाले मनसब उमरा कहलाते थे। 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहते थे। मराठों का संघर्ष, तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। 1627 में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्नार के समीप था, वहाँ पर उनका शिवाजी का जन्म हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पे गुरु रामदास का प्रभाव रहा। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1660 ईस्वी में हुआ था। और शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में बीजापुर में
तोरण नामक पहाड़ी किले पे पहली बार अपना मतलब कि पहला जीत हासिल किया। फिर 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था। और बीजापुर के जो सुल्तान हैं ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन उसकी हत्या हो गई 1659 में ही। शिवाजी ने सूरत में अटैक किया था 1664 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी और औरंगजेब जो है जयपुर भवन में कब मिले, तो 1666 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में क्या हुआ कि पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया गया। फिर 1674 ईस्वी में क्या हुआ, श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया शिवाजी ने। फिर लास्ट था उनका कर्नाटक अभियान, जो कि 1676 से 78 के बीच चला था, और जिंजी का किला मेनली कहा जा सकता है उसको। मात्र 53 वर्ष की आयु में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, और उसका अंतिम संस्कार राजाराम यानी कि दूसरी पत्नी यानी कि क्या लिखा है सोयराबाई के पुत्र ने संपन्न किया था। इनकी मृत्यु के समय जो संभाजी थे वो पन्हाला किले में कैद थे। मंत्री पद जो होता है, मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला पागा सेना यानी कि नियमित घुड़सवार सेना, दूसरा था सिलहदार यानी कि वो स्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल यानी कि पैदल सेना। शिवाजी को तोप जो दिया था वो अंग्रेज़ों ने प्रदान किया था। और मराठा राज के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे और उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, और दूसरा था मुगतई यानी कि मुल्क कादीम। यह वो क्षेत्र था जिसमें चौथ और सरदेश मुखी वसूल किया जाता था। चौथ जो होता था भू राजस्व का 1/4 यानी कि 25%, और सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था उन क्षेत्रों पर लिया जाता था जो मुगलों के अधीन पर था, और पर मराठा उस पर दावा करते थे। जो मुगलों के अधीन था पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात की जाए तो इनमें आता है ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर, जो कि 1275 से 1296 ईस्वी में रहे। उन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने भगवद गीता पर एक भावार्थ लिखा जिसे दीपिका कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बरकरी संप्रदाय का प्रचार किया, और सामान्य रूप से उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से कहते हैं। फिर इसके बाद नामदेव आया, जो कि 1270 से 1350 ईस्वी में रहा। इनके आरावी जो थे पंढरपुर के विठोबा या विठला थे। ठीक है, विठोबा या विठला थे, और बरकरी संप्रदाय के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और उन्होंने मुखबानी नामक पुस्तक लिखी। फिर इसके बाद एकनाथ आता है, इन्होंने रामायण पे भावार्थ लिखा। फिर तुकाराम आता है, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। फिर रामदास आए, जो कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। उन्होंने दसबोध की रचना करी, और उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा जो है उसको लोकप्रिय बनाया, और आनंद भुवन नामक जो पुस्तक है उन्होंने अपना कुछ लिखा है। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा था। पहला है बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वाले का पंथ। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम सब इसके थे प्रचारक। और धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ यानी कि रामदास। फिर इसके बाद है सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान की बात कर ले तो सबसे प्रमुख है पेशवा प्रधानमंत्री, जो कि राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखते थे। फिर है सरिये नौबत सेनापति, जो कि सैन्य प्रधान होते थे। आत्मत्य, जो कि राजस्व मंत्री होते थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फिर इसके बाद है वाकिया नवीस, जो कि सूचना, गुप्तचर और संधि वगैरह के विभागों का अध्यक्ष देते थे। चिटनीस, राज्य के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। और सुमंत जो होते थे विदेश मंत्री। और पंडित राव जो होते थे धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। और फिर न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था जो है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था नापने के लिए। और 1679 में अन्ना जी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया गया था पहली बार, और कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ के 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, एक बार 1664 में, दूसरा 1670 ईस्वी में। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो शिवाजी का पहला उत्तराधिकारी था संभाजी। ठीक है, और उनके जो विद्वान थे कवि कलश थे। 1689 में मुगल सेनापति मरकब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया, और वहीं उसकी हत्या कर दी। और संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम नए छत्रपति बने, और उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली, रायपुर से फिर सतारा कर लिया।
शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे उनको देख लेते हैं। पहला है हवलदार, फिर इसके बाद है सरे नौबत और फिर सबनीस और किले की सुरक्षा। फिर देखते हैं हवलदार जो था आंतरिक व्यवस्था देखता था, सरे नौबत जो है सेना का नेतृत्व देखता था और सैनिस जो है अर्थव्यवस्था और पत्र व्यवहार का भंडार देखता था। राजा राम जो है मुगलों का संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में मारा गया। फिर ताराबाई के नेतृत्व में उनका 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड गद्दी पे बैठा और 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जो कि औरंगजेब के कब्जे में थे भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया और साहू और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। इसको खेरा का युद्ध कहते हैं, 1707 में हुआ था। फिर 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया और 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम आए, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध किया। तो पहला पाल खेरा का युद्ध किया 1728 ईस्वी में, 1720 में वो आए थे, 1720 में आए थे। तो 1728 में पालखेरा का युद्ध हुआ निजामुल मुल्क के खिलाफ और निजाम के साथ जो है मुंशी शिवा गांव की संधि हुई थी। फिर उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1737 ईस्वी में और उसमें मुग़ल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मतलब तैयार हो गए थे। फिर 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि कौन है तो वो देख लेते हैं। पहला तो वारणा की संधि 1731, अंगोला की संधि 1750, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि 1779, फिर इसके बाद है सालाबाई की संधि 1782, वसीम की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर गांव घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा बने और वरना की संधि में ये व्यवस्था की गई थी कि संभाजी टू जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था मराठा राज्य के दक्षिण भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी वहाँ शासन करे और उत्तरी भाग पर जो है जिसकी राजधानी सतारा थी वहाँ पर साहू शासन करे। और जो संगोला की संधि हुई थी वो बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच हुई थी। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन चुका था। और फिर इसके बाद सूरत की संधि हुई, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का वचन भी दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर हुआ झलकी की संधि जो कि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। फिर इसके बालाजी बाजीराव क्या हो गए, हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। अहमद अब्दाली जो अटैक किया था 1761 ईस्वी में और वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर इसके बाद आता है माधवराव नारायण प्रथम जो कि 1761 ईस्वी में पेशवा बने। इसने मराठा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुग़ल बादशाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुग़ल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। फिर इसके बाद पेशवा नारायण राव जी आए जो कि 1772 से लेकर 1773 तक रहे। उनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। फिर पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा ने किया जिसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक है महादजी सिंधिया, दूसरा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जो है जेम्स ग्रांट टफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा जो है रघुवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था जो अंग्रेज़ों की सहायता से पेशवा बना और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा भी था। और फिर 1776 की बात है, पुरंदर की संधि भी और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और फिर प्रथम आंग्ला युद्ध भी हो गया जो कि 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हो गया 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेज़ों ने 2 पृथक संधियाँ करनी पड़ी। एक तो है देवगांव की संधि, दूसरा है सुरजी अर्जन गांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। इसमें बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। सुरजी अर्जन गांव की संधि क्या है कि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच हुआ
इसके अनुसार उसने अंग्रेज़ों को गंगा यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा रायपुर, जोधपुर, गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेज़ों को अहमदनगर, भरूच तथा अंजिया की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। फिर इसके बाद मंदसौर की संधि हुई थी 1818 ईस्वी में, होलकर एवं अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और इसके अनुसार मराठों ने राजपूत राज्यों पर अपने सारे दावे छोड़ दिए तथा नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेज़ों को सौंप दिए। फिर इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 19 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद जो है वो ख़त्म हो गया। फिर पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो हार गया काड़ेगांव एवं मस्ती के युद्ध में। फिर पेशवा के पद को पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया गया 1817 में। मराठा प्रशासन की बात कर ली जाए तो पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे। और मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत पे सूबेदार के अधीन होता था। इसके अधीनस्थ मामलातदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख और देशपांडे अन्य जिला अधिकारी होते थे जो मामलात पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। फिर इसके बाद है कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था वो पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि को लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। और इसके अतिरिक्त 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रमुख प्रशासक होता था। गांव में चौकीदार अपराधियों का पता लगाने के लिए होता था। और स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग जो है वो मिराजदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिश कहलाते थे। सिंधिया ग्वालियर, ठीक है, होलकार इंदौर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर, पेशवा पूना। पेशे से लुटेरे पंडेरी जो है पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति जो है वो शाहजी अप्पा राव थे।